हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ये है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हमारी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की जो हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। आपको पता है कि 2 बुक चलती हैं, तो जो हमारी मेन पुस्तिका है आपकी क्षितिज भाग 2, उससे हमारे पास पाठ आया है। पाठ संख्या है 14। एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी जो है, ये कहानी लिखी है हमारे सामने मनु भंडारी जी ने। मनु भंडारी जी ने अपने ही जीवन में कुछ अहम घटनाओं को हमारे सामने रखा है। इसमें उनके माता पिता के बारे में है, खुद उनके बारे में है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, उनके आपसी रिश्तों के बारे में, मतलब माता पिता के साथ उनके आपसी रिश्ते, माँ बाप की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, उनकी कुछ अच्छाइयाँ खामियाँ, सभी कुछ हमारे सामने इस पाठ में मनु भंडारी जी ने रखा है। ये पाठ बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि एक ये साहित्यकार के जीवन के बारे में, मनु भंडारी काफ़ी अच्छी लेखिका है, तो इनके इसलिए ऐसे पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कारण ये होता है क्योंकि इसमें उनके जीवन की कुछ घटनाओं, जो वास्तविक घटनाएं हैं, उनके बारे में, इसलिए बहुत सारे पाठ आप पहले भी पढ़ चुके हैं और भी क्लासेस में, और आगे भी पढ़ेंगे, जिनमें साहित्यकार यानी कि जो हमारे लेखक होते हैं उनके जीवन के बारे में अगर कुछ बताया जाता है तो वो पाठ हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और कुछ ज़्यादा ही विस्तृत रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसे पाठ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आज जो ये हम आपको वीडियो लेकर आए हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, इससे पहले इस चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा चुके हैं। ये चैप्टर सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि भाई टेस्ट और एग्ज़ाम होते रहते हैं, उस दौरान हमारा रिवीजन बहुत कंपलसरी होता है। तो जैसे आप ये जब भी हमारा ये आपका किसी भी एग्ज़ाम या टेस्ट में चैप्टर आए तो उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ आप तब करेंगे जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका हो, यानी कि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब पूरा कर चुके होंगे तब इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो चलिए, इसमें हम चैप्टर को भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड तो हैं मगर हमने पहले नहीं किए हैं, ये हमारी एनसीईआरटी बुक के भी नहीं हैं। कुछ अलग, जो जैसे एग्जाम टेस्ट में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं ना, उसी तरीके से आपके लिए है। तो क्या है एक कहानी यह भी? पाठ की लेखिका मनु भंडारी जी हैं। मनु भंडारी जी ने इस कहानी के जरिए अपने माता पिता के व्यक्तित्व व उनकी कमियों खामियों को उजागर किया है कि मतलब उनके पिताजी कैसे रहे, उनकी माताजी कैसी रहीं, उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं या कमज़ोरियाँ हैं, वो सभी हमको बताया है। इसी के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी का उल्लेख भी इस पाठ में किया है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी पार्ट लिया, तो उनका पार्ट किस तरीके से था, उन्होंने किस तरीके से कार्य किया, कैसी भागीदारी करी, वो भी उन्होंने हमको इस पाठ में बताया है। पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन मेरे बचपन का, युवा अवस्था का शुरुआती समय अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिले मकान में बीता। तो अब इन्होंने पाठ की शुरुआत में क्या बताया कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन उसके बाद इनका जो आप बोलेंगे बचपन, बाल्यावस्था से लेके ये जो युवावस्था तक का जो शुरुआती समय है वो उन्होंने अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में बिताया था। उनका 2 मंजिला मकान था, यानी कि फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, जिसके ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी रहते थे, जिनका अधिकतर समय पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़ने में बीतता था। नीचे की मंजिल में लेखिका अपने भाई बहनों व अपनी अनपढ़ माँ के साथ रहती थी, जहां पर लेखिका अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहती हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऊपरी वाली मंजिल में उनके पिताजी अपनी अखबारों पुस्तकों के साथ में रहा करते थे, नीचे वो अपनी किसके साथ रहती थी, वो अपनी अनपढ़ माँ और भाई बहनों के साथ में रहती। तो अनपढ़ माँ कहने का मतलब उनका यहाँ तात्पर्य था व्यक्तिहीन, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, उनका कोई अपना राय नहीं, ना घर की चीज़ों में उनसे कोई राय ली जाती थी, बस उनका काम था खाना बनाना, घर की देखभाल करना, बस। इसके अलावा उनका अपना कोई व्यक्तित्व था ही नहीं, ये उनका कहने का माध्यम था।
क्योंकि उनकी मां सुबह से देर रात तक घर में काम काज व घर के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना अधिकतर समय बिताती। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी व इच्छाएं नहीं थी। भाई हम जैसे हम हैं, अब हमारा भी अपना एक घर है, एक परिवार है, हम पूरा दिन उनकी इच्छाओं को सबको पूर्ति करेंगे, लेकिन हमारी भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, हमारी भी कुछ अपने शौक हैं, तो उनको भी तो हम पूरा करेंगे, कुछ समय हम उनको भी देंगे। तो वो मेरा व्यक्तित्व है, वो मेरा टाइम है, मैं उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती। तो यहाँ पर उसी तरीके से आप लोगों का समय आपको भी है। भाई आप पढ़ाई भी करते हो, घर में मम्मी के भी देखभाल के लिए हेल्प करोगे, पापा के साथ भी थोड़ा वक्त स्पेंड करोगे, भाई बहनों के साथ करोगे, फ्रेंड के साथ करोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जहां पे आप सिर्फ अपने साथ होंगे। ना आपका मोबाइल होगा, ना टीवी होगा, ना बुक्स होगी, कुछ नहीं होगा। मतलब सिर्फ आप अपने को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, आपके अपने शौक, आपकी अपनी इच्छाएं जहां पर आप पूर्ण करोगे। तो वो आपका एक व्यक्तित्व होता है, आपका अपना एक टाइम होता है, जो इनकी मां का नहीं था। लेखिका कहती हैं कि उनके पिता अजमेर आने से पहले इंदौर में रहा करते थे, जहां उनकी अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान था। वो कांग्रेस पार्टी और समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे। देखिए बहुत बारीकी सी चीजें हैं, उनको ध्यान रखिएगा। अजमेर आने से पहले इंदौर रहते थे, उनके पिताजी का मान सम्मान था, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपसे क्विक में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही बारीकी से समझते हुए चलिएगा। वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे, इसलिए 8-10 बच्चों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे, जो आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हुए। मतलब उनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो शिक्षा दीक्षा के कार्य में लगे हुए थे। अपने खुशहाली के दिनों में वो काफी दरियादिल हुआ करते थे। मतलब एक अभी जो समय, जिस समय का वो बात करें, जब 2 मंजिला मकान अजमेर में रह करते थे, तो वो उनका अच्छा समय नहीं था, उनका अच्छा समय था इंदौर में। तो जब वो इंदौर में रहा करते थे तो उस समय वो बहुत ही दरियादिल, यानी कि लोगों की हेल्प करने में ज्यादा यकीन करते थे। हालांकि लेखिका ने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ इसके बारे में सुना था। मतलब वो दरियादिल होते थे, ये बात लेखिका ने कभी भी देखी नहीं, उन्होंने सिर्फ सुनी थी। लेकिन एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान के कारण उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर में बसना पड़ा। मतलब उन्हें फाइनेंशियली डैमेज हुआ, जिसकी वजह से वो इंदौर छोड़ के अजमेर आकर रह गए। अजमेर आकर लेखिका के पिता ने अपने अकेले के बलबूते व हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को पूरा किया। जब वो अजमेर आकर बसे तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश, यानी इंग्लिश से हिंदी की डिक्शनरी जो वो इंदौर में कर रहे थे मगर पूरी नहीं कर पाए, उसे अजमेर में आके उन्होंने कंप्लीट किया। यह अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था जो उन्होंने तैयार किया। ये अभी तक ऐसा शब्दकोश पहले तैयार नहीं हुआ था और ये बिल्कुल अलग शब्दकोश था। इस शब्दकोश में उन्हें खूब नाम और शोहरत मिली, लेकिन पैसा नहीं मिला, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। मतलब मान सम्मान तो बहुत मिला, पब्लिसिटी बहुत मिली, मगर पैसा नहीं, क्योंकि आर्थिक तो स्थिति उनकी पहले से ही खराब थी। अब पैसा नहीं मिला तो और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। पैसे की तंगी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, नवाबी आदतें, मान सम्मान व प्रसिद्धि के छिने जाने के डर से उन्हें चिड़चिड़ा व क्रोधी बना दिया। मतलब आसपास के सभी माहौल, जो चीजें थी, उससे उनके पिताजी का जो दरियादिल स्वभाव था वो क्या हो गया, वो चिड़चिड़ा हो चुका था। वो अक्सर अपना क्रोध मां पर उतारते थे, यानी कि मां को डांट दिया करते थे। अपने लोगों के विश्वासघात के कारण अब वो किसी पर भी सहज रूप से विश्वास नहीं करते थे, हर किसी को शक की नजर से देखते थे। मतलब उनके अपनों ने ही उनको दगा दिया था। कहने का तात्पर्य है जो उनके साथ कार्यरत होंगे उन्होंने दगा दिया होगा, जिसके कारण से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। इस वजह से वो अब किसी पर भी यकीन नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है, अगर हमें विश्वासघात मिले तो हम दूसरों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेखिका बताती है कि उनके पिता की कमियों और खूबियों ने उनके व्यक्तित्व पर भी खासा असर डाला। मतलब जो उनके पिताजी, यानी कि हमारी लेखिका के जो पिताजी हैं, उनकी खूबियां और कमियां जो कुछ भी रहीं वो लेखिका के व्यक्तित्व में भी आई। उनके व्यवहार के कारण ही लेखिका के अंदर हीन भावना ने जन्म लिया, जिससे आज तक वो उभर नहीं पाई। उनके अंदर भी एक हीन भावना का जन्म हुआ जिससे वो उभर नहीं पाई। वो क्या था, उनके रूप सौंदर्य को लेकर। लेखिका का रंग काला था और वो बचपन से काफी कमजोर थी। लेखिका, उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था। अब क्या हुआ, लेखिका हमारी सांवले रंग की थी, काला जिसको हम बोलते हैं।
और जो है कम दुबली पतली भी थी। मगर लेखिका के जो पिताजी हैं उन्हें गोरा रंग बहुत पसंद था, तो इस वजह से होता है ना कि भाई नहीं, अगर अच्छा रंग नहीं है तो उनको अवॉइड करने का जो कार्य होता है वो इनके पिताजी करते थे, जो धीरे धीरे उनके अंदर हीन भावना बढ़ता गया। संयोग से उनसे लगभग 2 वर्ष बड़ी उनकी अपनी बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी थी, स्वस्थ व हंसमुख स्वभाव की थी। उनके पिता अक्सर उसकी तुलना सुशीला से करते थे, जिस कारण उनके अंदर धीरे धीरे हीन भावना का जन्म हो गया। अब कंपेयर करना, किसी को भी कंपेयर करना कि अच्छा नहीं लगता। अब आपको ही अगर आपके पेरेंट्स कंपेयर करें, अरे फले का लड़का इतना अच्छा पढ़ता है, उसकी लड़की इतनी बढ़िया क्या कहते हैं संस्कारी है, इतना अच्छे मार्क्स लेकर आती है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। मेरे को भी कोई कंपेयर करे तो मुझे भी कभी पसंद नहीं आएगा। तो उसी तरह लेखिका को उनकी खुद की बड़ी बहन के साथ कंपेयर किया जाता था, क्योंकि वो गोरी थी, स्वस्थ थी, वह हंसमुख थी। तो ये जो कंपेरिजन हुआ, इसकी वजह से लेखिका के अंदर धीरे धीरे हीन भावना बैठती गई। मतलब मैं बहुत बेकार हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो उनके अंदर बैठती चली गई थी। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी माँ कभी भी मेरी आदर्श नहीं बन पाई। मतलब होता है ना कि हर किसी की माँ के अंदर माँ की ऐसी छवि होती है कि हम कुछ ना कुछ अपनी माँ से ज़रूर एक्सेप्ट, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, लेकिन लेखिका अपनी माँ से कभी कोई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें अपनी माँ के अंदर कोई खूबी दिखी ही नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, उनकी अपनी कोई निजी राय नहीं थी, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं थी, वो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। मतलब देखिए, व्यक्तित्व कैसे बनता है, जब हम हर एक चीज के साथ तालमेल बना के चले। जब हम सब चीज के साथ तालमेल बनाते हैं तो हमारा एक अलग व्यक्तित्व निकल के आता है। अब मान लीजिए हम अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो अब मेरे अंदर मेरे अपनी पर्सनल जो हमारी आइडेंटिटी है उसके अंदर तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो यही चीज लेखिका के माँ के अंदर हुआ। उन्होंने अपने ऊपर अपनी राय, अपनी समझ, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो चीज उनके अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से उनका अपना कोई व्यक्तित्व बन नहीं पाया और लेखिका उससे कुछ सीख ले ही नहीं पाई। इसके बाद लेखिका बताती हैं कि 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। उन्होंने पिताजी के बारे में बता दिया, माँ के बारे में बता दिया, अब वो अपने भाई बहनों के बारे में बता रही है। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। जब वो महज 7 वर्ष की थी तब उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई, जिसकी उन्हें बस धुंधली सी ही याद है। उन्होंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन सुशीला व पास पड़ोस की सहेलियों के साथ तरह तरह के खेल खेलते हुए बताया। तो जो उनकी सबसे बड़ी बहन थी, उनकी शादी हुई 7 साल, उन्हें पता नहीं। उससे छोटी जो उनकी बहन थी सुशीला, उनके साथ उन्होंने आसपास के जो लोग लड़कियां थी उनके साथ खेल कूद के उनका समय बीता। लेकिन उनके खेलने व घूमने का दायरा सिर्फ उनके घर आंगन व मोहल्ले तक ही सीमित था। मतलब ये नहीं है कि आप खेलते खेलते कहीं दूर चले जाओ, घर आंगन ही में ही आपको रहना है, बहुत दूर तक नहीं निकलना है। यहाँ पर लेखिका ये बताती हैं कि उनकी कम से कम 1 दर्जन कहानियों के पात्र भी इसी मोहल्ले के हैं। कहने का मतलब, अब देखिए वो एक लेखिका है तो ज्यादातर समय जिनके साथ बीता उनकी कहानियां भी उसी से रिलेटेड रहेंगी। तो अब उनका जो ज्यादातर बचपन कैसे बीता, आसपास की सहेलियों के साथ। तो जब उन्होंने बड़ी होकर कहानी लिखी तो उनके अधिकतर पात्र उन्होंने कहां से लिए, अपने उन्हीं बचपन के मित्रों के साथ ही उनको ही पात्र बनाया, जहां उन्होंने अपनी किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रखा। 16 वर्ष व मैट्रिक पास होने के बाद सन 1944 में उनकी बड़ी बहन सुशीला की शादी कोलकाता हो गई और उनके दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। अब लेखिका सन 1944 में 16 वर्ष की हो गई थी, मैट्रिक की पढ़ाई पार हो चुकी थी। तब तक इनकी बड़ी बहन की शादी कोलकाता हो गई। 2 उनके बड़े भाई थे, वो दोनों कहां चले गए, बाहर पढ़ने के लिए। अब घर में इनके माता पिताजी और खुद ये बचे थे। इसके बाद लेखिका घर में अकेली रह गई। तब पहली बार लेखिका के पिता का ध्यान लेखिका पे आया। भाई अभी तक इतने सारे थे तो उन सब पे ध्यान बटा हुआ था, लेकिन अब खाली अकेले हमारी मनु भंडारी जी रह गई। तो अब पिताजी का ध्यान उन पर आया, जो अभी तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, अभी तक उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी उनकी, लेकिन अब उनका ध्यान उन पर आने लगा था।
लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका घर व रसोई के काम काज से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। उस समय उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियां होती रहती थी। लेखिका जब घर आए मेहमानों को चाय नाश्ता देने जाती तो उनके पिता उन राजनीतिक पार्टियों की बहस सुनने के लिए उन्हें भी वहीं बैठा लेते थे। वो चाहते थे कि लेखिका उनके साथ बैठकर उनकी बहस को सुने, ताकि देश में क्या हो रहा है इस बारे में उन्हें भी पता चल सके। हालांकि सन 1942 में जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब तक उन्हें इन सब चीजों की कोई खास समझ नहीं थी। अब क्या हुआ, जब सब लोग चले जा चुके थे, मतलब इनके घर में अब इनके माता पिताजी और हमारी लेखिका बची थी, तो अब उनका ध्यान, जब पिताजी का ध्यान गया तो उनका कहने का मतलब था कि तुम सिर्फ पढ़ो, घर के कामकाज पे ध्यान नहीं दो, क्योंकि उन्हें वो शुरू से ही पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। अब जब उन्होंने बोला कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, करो, अब पढ़ाई के साथ ये थोड़ी है कि खाली किताबी नॉलेज, तो उनके पिताजी ये चाहते थे कि हमारे देश में क्या हो रहा है इसकी नॉलेज भी उनकी बेटी को होनी चाहिए। क्योंकि उस समय क्या, अब 1944 की बात थी, तो 1944 में तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम एकदम चरमोत्कर्ष पे था, क्योंकि भाई उसी के बाद तो हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो अब उस समय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेजी से, राजनीतिक पार्टियां इनके घर में होती रहती थी, बहस होना, प्लानिंग होना, सब बहुत कुछ होता रहता था। तो पिताजी जब ये चाय नाश्ता देने उन लोगों को जाते थे, वो वहीं बैठा लेते थे, तुम जानो, उन सारी बहसों को सुनो, जितनी भी वहां पे आर्गुमेंट्स हो रही हैं सबको जानो कि आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में। लेकिन सन 1945 में जैसे ही उन्होंने 10वीं पास कर सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में एक फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया, तो वहां उनका परिचय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ, जिन्होंने लेखिका का परिचय साहित्य की दुनिया से कराया। तो अब क्या हुआ, 1945 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10वीं पास कर ली और उसके बाद वो कॉलेज में आ गई। अब वहां पे उनका जो परिचय था वो किससे हुआ, 1945 में जो शीला अग्रवाल जी से। उन्होंने फिर साहित्य दर्शन कराया। भाई 10वीं क्लास तक हम साहित्य पढ़ते तो हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। जैसे आप लोग भी साहित्य पढ़ रहे हैं कि भाई एक सिलेबस है हमें कंप्लीट करना है, एक सब्जेक्ट है हमें कंप्लीट करना, लेकिन साहित्य को आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो वो समझ उनको 10वीं के बाद डेवलप हुई, जब उनको इंटरेस्ट उनकी टीचर ने उनको दिलाया। शीला अग्रवाल ने उन्हें कई बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ने को दी। इसके बाद लेखिका ने कई प्रसिद्ध लेखकों की किताबों को पढ़ना और समझना आरंभ किया। लेखिका कहती है कि शीला अग्रवाल ने न सिर्फ उनके साहित्य का दायरा बढ़ाया, बल्कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने को भी प्रेरित किया। तो जो शीला अग्रवाल उनकी अध्यापिका थी, उन्होंने उनको बहुत सारे लेखकों का परिचय, उनकी किताबें पढ़ने को दी और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम की समझ भी दी, उसमें उनकी भागीदारी भी कराई कि आप किस तरीके से, होता है ना भाई, हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमें मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो वो मार्गदर्शन उन्हें शीला अग्रवाल जी से मिला। शीला अग्रवाल की बातों का उन पर ऐसा असर हुआ कि सन 1946 और 47 में जब पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, तब लेखिका भी पूरे जोश व उत्साह के साथ उस आंदोलन में कूद पड़ी। लेखिका के पिता यह तो चाहते थे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है इस सब के बारे में लेखिका जाने, लेकिन वो सड़कों पर नाले लगाती फिरे, लड़कों के साथ गली गली शहर शहर घूमकर हड़तालें करवाए, यह सब अपने आप को आधुनिक कहने वाले उनके पिता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, जिस कारण उनके और उनके पिता के बीच अक्सर टकराव चलता रहता था। अब क्या हुआ, शीला अग्रवाल जी ने उन्हें नॉलेज तो दे दी और 1946-47 जब एकदम पीक पे था हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, उस दौरान उन्होंने भागीदारी भी शुरू कर दी हमारी लेखिका ने उसमें। अब इनके पिताजी चाहते तो थे भाई देश की नॉलेज रहे, लेकिन लड़की निकलकर सड़क पर नारे लगाए, लड़कों के साथ संगोष्ठियां करे, इधर उधर पोस्टर चिपकाए, अनशन करे, आंदोलन करे, ये उन्हें पसंद नहीं था। और इसी कारण से भाई वो तो सक्रिय भागीदारी में आ चुकी थी स्वतंत्रता आंदोलन में, और जब वो ऐसा कुछ करते देख लेते तो दोनों के बीच टकराव होना शुरू हो जाता था, पिता पुत्री के बीच। लेखिका कहती हैं कि यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा उनके पिता की दुर्बलता यानी कमजोरी थी, यानी कि उनकी इज्जत उनके लिए उनकी कमजोरी बन चुकी थी। उनके पिता के जीवन का बस एक ही सिद्धांत था, आदमी को इस दुनिया में कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज में उनका नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा हो। और पिता की इसी दुर्बलता ने उनको 2 बार पिता के क्रोध से बचा लिया। अब क्या हुआ, पिताजी के लिए प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत बड़ी चीज थी
और यही उनकी कमजोरी थी। उन्हें लगता था कि भाई हम आए हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम करें कि लोग हमें हमेशा याद करते रहें। और इसी कमजोरी ने दो ऐसे वाक्य हुए जो लेखिका हमको इस पाठ में बताती हैं, जहां पर उनके क्रोध से उनके पिता के क्रोध से इस कमजोरी यानी कि प्रतिष्ठा ने उनको बचा लिया। कैसे, देखिए। पहली घटना का जिक्र करते हुए लेखिका कहती है कि एक बार उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु उनके पिता को पत्र भेजकर कॉलेज बुलवाया। पत्र पढ़ते ही पिता को क्रोध आना स्वाभाविक था, इसलिए वो अपना गुस्सा मां पर निकालकर कॉलेज पहुंच गए। लेकिन जब वो वापस घर पहुंचे तो काफी खुश थे। लेखिका को इन सब पर विश्वास नहीं हुआ। दरअसल लेखिका उस समय तक कॉलेज की सभी लड़कियों की लीडर बन चुकी थी। उनका कॉलेज में खूब रौब चलता था। अब क्या हुआ, एक वाक्य जो बताती हैं, भाई कुछ इनडिसिप्लिन्ड एक्टिविटी जो है वो लेखिका ने कर दी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने लेटर भेज के उनके पापा को बुलाया कि आपको कॉलेज आना है। अब उनको गुस्सा आया कि भाई कॉलेज से शिकायत आई है, तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने गुस्सा माँ पे निकाला और कॉलेज चले गए। अब कॉलेज में जब वहां से वापस आए तो बड़े खुश थे। अब खुश होने का कारण क्या था, भाई जब वो शिकायत करती हैं प्रिंसिपल, बताती हैं कि भाई आपकी बेटी जो है एक आवाज़ लगाती हैं सारी क्लासेस बंद हो जाती हैं, सब चले आते हैं, वो सारी लड़कियों की लीडर हो चुकी हैं, सब लड़कियों पे रौब जमाती हैं। तो अब वो प्रतिष्ठा की जो बात हुई थी, यहाँ पे उनकी बेटी ने उनके हिसाब से एक मान सम्मान प्रतिष्ठित पद पा लिया था पूरे कॉलेज में, कि उसकी एक आवाज़ पे लोग क्लासेस छोड़ के हड़ताल शुरू कर देते थे। तो यहां पर इस तरीके से वो बची। देखिए, सभी लड़कियां उनके एक इशारे पर क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती थी और नारेबाजी करने लगती थी, जिससे कॉलेज की प्रिंसिपल काफी परेशान हो गई थी। इसीलिए उन्हें लेखिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मन बना लिया। लेकिन लेखिका के पिता उनकी इस प्रसिद्धि से काफी प्रसन्न थे। मतलब वो एक तरीके से फेमस हो चुकी थी। जो उनके पिता को प्रसिद्धि चाहिए थी वो अब अपनी बेटी में वो देख रहे थे, इसलिए वो बहुत खुश थे। तो उनका सारा गुस्सा जो घर से शुरू हुआ था कॉलेज आने पे समाप्त हो गया और वो खुशी खुशी वापस घर चले आए थे। अब एक और घटना याद करते हैं, दूसरी घटना। कहते हैं कि लेखिका कहती हैं कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे के वक्त सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। यानी कि जब जो मुकदमा चल रहा था कॉलेज में तो सभी जगह हड़ताल कर दी थी, कुछ भी कार्य नहीं होगा। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे थे, स्कूल के छात्र छात्राओं का एक समूह जाकर उनसे जबरदस्ती हड़ताल करवाता था। जो लोग कहते कि भाई हम नहीं शामिल होंगे तो उनको जबरदस्ती सब कुछ बंद करवाया जाता था और वापस आंदोलन में लेकर आया जाता था। उसी शाम अजमेर के सभी विद्यार्थी चौपड़ यानी मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुए और फिर भाषणबाजी शुरू हुई। इसी बीच लेखिका के पिता के एक दकियानूसी मित्र ने लेखिका के खिलाफ उनके कान भर दिए। अब क्या हुआ, मुख्य बाजार पे नारेबाजी हो रही थी तो उसमें लेखिका भी नारेबाजी कर रही थी। तो इनके पिता के जो दकियानूसी मित्र थे उन्होंने लेखिका को देख लिया और वहां आके पिताजी के कान भर दिए कि आपकी बेटी सड़क पर नारेबाजी कर रही है, सारी चीजें ऐसे कर रही है। हड़ताल वगैरह से फुर्सत पाकर जब लेखिका रात को घर पहुंची तो उनके पिता के साथ उनके घनिष्ठ मित्र व शहर के बहुत प्रतिष्ठित व सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। अब उनके जो दकियानूसी मित्र थे वो कान भर के जा चुके थे, पिताजी क्रोधित थे। अब जब नारेबाजी वगैरह खत्म करके बैठे तो उनके दूसरे मित्र अंबालाल जी एक शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, वो उनके पिताजी के साथ बैठे थे। अब उन्होंने क्या किया, लेखिका को देख लिया कि ये आपकी पुत्री है। तो क्या हुआ, जैसे ही उनकी नजर लेखिका पर पड़ी उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, क्योंकि भाई वो स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट ले रही थी। तो उनको देख के बड़ा खुशी हुई, अरे मैं इस लड़की से मिला जो इतनी ज्यादा कार्यरत है स्वतंत्रता आंदोलन में। तो बहुत ही होता है ना, वार्म वेलकम उन्होंने किया उनका, लेखिका का। और उनके द्वारा चौपड़ में दिए गए भाषण के खुले हृदय से प्रशंसा किया। मतलब दिन में जो भाषण दे रही थी वो सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी लगाई, भाषण दिया, उसको अंबालाल जी ने सुना था और बहुत ही ज्यादा उनकी प्रशंसा करी, जिसे सुनकर उनके पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और अंत में लेखिका कहती हैं, मतलब अब क्या हुआ, जो सुबह गुस्सा था, जो एक मित्र ने उनके कान भरे थे और अंबालाल जी की प्रशंसा ने वो सारा गुस्सा कहीं रफू चक्कर कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने लगे अपनी बेटी पे। अब क्या है, सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज छोड़ने का नोटिस थमा दिया। अब जो अध्यापिका थी शीला अग्रवाल,
उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई आप बच्चों को भड़काती हैं, तो उनको कॉलेज छोड़ने का नोटिस दे दिया गया। और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर लेखिका समेत 2-3 छात्रों को कॉलेज में प्रवेश भी बंद कर दिया गया। अब इस समय 1947 में क्या था, वो 3rd ईयर में आ चुकी थी। अब 3rd ईयर में जो शीला अग्रवाल थी उनको निकाल दिया। अब कॉलेज में 3rd ईयर में ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लोगों का बच्चों का स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना, आए दिन जो स्कूल्स हैं, क्लासेस हैं, वो बंक करके बच्चे निकल जाते थे। तो क्या हुआ, 3rd ईयर की सारी क्लासेस ही सस्पेंड कर दी गई, मतलब लगेगी ही नहीं 3rd ईयर की क्लासेस। और लेखिका और उनके 1-2 फ्रेंड्स को स्कूल में आना ही प्रतिबंधित कर दिया। तो ये 3 काम किए गए थे स्कूल के अनुशासन को बनाए रखने के लिए। लेकिन लेखिका कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ कॉलेज के बाहर इतना हंगामा किया कि कॉलेज वालों को आखिरकार अगस्त में दोबारा 3rd ईयर की कक्षाएं लगानी पड़ी। तो मई में उन्होंने 3rd ईयर की जो क्लासेस थी वो सस्पेंड करी थी, लेकिन इतना हंगामा करने के बाद अगस्त में उन्हें अपना सस्पेंशन वापस लेना पड़ा और फिर से क्लासेस स्टार्ट करने की परमिशन दे दी गई। और शीला अग्रवाल को वापस कॉलेज में लेना पड़ा। मतलब उन बच्चों का जो 2-3 लड़कियों को सस्पेंड भी किया था, स्कूल में आने पर रोक लगाई थी, वो सस्पेंशन भी वापस लेकर फिर से उनको कॉलेज में आने की परमिशन मिल गई। लेखिका कहती हैं कि दो खुशियां, यानी शीला अग्रवाल के केस में अपनी जीत की खुशी और दूसरा केस की आज़ादी मिलने की खुशी। मतलब एक तो शीला अग्रवाल को वापस बुलाया गया, उनकी 3rd ईयर की क्लासेस जो है सस्पेंशन वापस लिया गया, उन लोगों को जो रोक लगाई थी कि वो भी वापस लिया गया। और उसी साल अगस्त में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो और साथ ही उसी मंथ में जो है हमारा देश भी आजाद हुआ। तो ये 2 खुशियां उन्हें एक ही महीने में साथ में मिली थी, एक साथ मिली। और देश की आजादी तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी 15 अगस्त 1947। और ये दोनों खुशी उन्हें अगस्त महीने में एक साथ मिली थी और बहुत ही खुश थी इस चीजों से वो। तो इस तरीके से ये पार्ट में मनु भंडारी जी के बारे में, उनके पिताजी, माताजी, भाई बहनों, उनके खुद के बारे में, उनके स्वतंत्रता आंदोलन की भागीदारी के बारे में सभी कुछ बताया गया। तो ये एक हम बोलेंगे संस्मरणात्मक लेख था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रिंसिपल के बुलावे पर लेखिका के पिता कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, पर वहां ऐसा क्या हुआ कि वे खुश होकर लौटे। क्या था कि वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पे उनके बच्चे की कंप्लेंट आई थी, इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे, मगर लौटे खुश होकर। क्या, देखिए, लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता की शिकायत करते हुए पत्र भेजा। पत्र पाकर उनके पिता आग बबूला होते हुए कॉलेज गए। वहां प्रिंसिपल ने बताया कि सारी कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू का रौब है, उनके एक इशारे पर वे बाहर आ जाती हैं, इससे कक्षाएं चलना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर उनके पिता खुश हुए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, यह सारे देश की पुकार है। इसके बाद वे खुशी खुशी घर लौट आए। तो जो इज्जत सम्मान वो अपने लिए रिक्वायरमेंट कर रहे थे, वो सब कुछ वो अपनी बेटी के लिए होता देख रहे थे, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश की राजनीतिक गतिविधियों में युवा वर्ग अपना योगदान किस तरह दे रहा था। अब जब हमारा देश में स्वतंत्रता आंदोलन पड़ रहा था तो राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो उसमें जितना युवा वर्ग था वो अपना योगदान, मतलब जो यंगस्टर होते हैं वो किस तरीके से अपना जो है पार्ट ऑफ द रोल कर रहे थे, वो आपको बताना है। 1942 के आसपास युवा वर्ग देश की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। यह वर्ग अपने साथियों या नेताओं की पुकार पर कॉलेज के बाहर आ जाता, हड़तालों में भाग लेता, नारेबाजी करता, जुलूस प्रदर्शन करता तथा प्रभात फेरियां निकालवाने में मदद करता। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें भी बंद करता। इस समय युवा वर्ग का खून लावा बन गया था। मतलब एक तो अत्याचार इतना अंग्रेजों का बढ़ चुका था कि वो हर तरीके से सक्रिय हो चुके थे हमारा युवा वर्ग। तो जिस फील्ड में भी उनसे कार्य करने को बोला जाता, उन्हें जो चीजें समझ में आती वो सभी करती। नारे लगाना, आंदोलन करना, आप क्या कहते हैं, कॉलेजेस स्कूल्स को बंद कराना, ये सभी कार्य वो बहुत ही इजीली से कर रहे थे। तो युवा वर्ग काफी हद तक सक्रिय था स्वतंत्रता आंदोलन में। प्रश्न संख्या 3 है, वर्ष 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियां मिली, उसे कौन सी खुशी सबसे महत्वपूर्ण लगी और क्यों। वर्ष 1947 में उन्हें 2 खुशियां मिली। पहली बात तो
उनके साथ जो कॉलेज में 3 प्रतिबंध लगाए गए थे वो वापस हो गए थे। पहला प्रतिबंध था उनके 3rd ईयर की कक्षाएं जो सस्पेंड की गई थी उसे फिर से अरेंज कर दिया गया था। फिर उनकी जो अध्यापिका शीला अग्रवाल जी थी उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया था, उन्हें कॉलेज में ले लिया गया था। और प्लस लेखिका और उनकी कुछ मित्रों को स्कूल में आना प्रतिबंधित किया गया था, वो आदेश भी वापस ले लिया गया था। तो एक खुशी तो ये थी, और दूसरा था देश की आजादी। ये सबसे बड़ी खुशी थी 15 अगस्त 1947 की। तो ये शताब्दियों की खुशी थी जो इनको बहुत ही ज्यादा अमूल्य थी। तो क्या है, वर्ष 1947 में लेखिका को मुख्य रूप से 2 खुशियां मिली। पहली 3rd ईयर की कक्षाएं शुरू करना, दूसरी उनका पुनः कॉलेज जाना, और तीसरी देश को मिली आजादी। वर्ष 1947 में कॉलेज वालों ने 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके अनुशासनहीनता फैलाने वाली लड़कियों का कॉलेज में प्रवेश निषिद्ध कर दिया था और शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। पर मन्नू और अन्य लड़कियों ने बाहर से इतना शोर मचाया कि उन्हें अगस्त में 3rd ईयर कक्षाएं फिर से शुरू करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुशी मिली क्योंकि जिसका इंतजार उन्हें सारे देश को था, और वो क्या था, 15 अगस्त 1947 को देश का आजाद होना। प्रश्न संख्या 4 है, एक कहानी यह भी पाठ का प्रतिपाद्य लिखिए। अब जब प्रतिपाद्य की बात होती है तो हमें कहानी के मूल भाव को लिखना होता है, यानी कि हम कहानी में जो मेन चीज घटी हमको वो सारी चीजें मतलब शॉर्ट में करके, जिसे हम कंप्रेस करना बोलते हैं, वो करके लिखना होता है। देखिए, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मनु भंडारी के किशोर जीवन से जुड़ी ये घटनाओं के अतिरिक्त उनके पिता, उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को के व्यक्तित्व को उभर कर आया है, जिसके व्यक्तित्व का असर लेखकीय व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब उनके पिताजी, उनकी जो लेखिका हैं, उनकी जो अध्यापिका थी, उनके व्यक्तित्व से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, जिसने उनके लेखन कार्य पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। यहाँ एक साधारण सी लड़की के असाधारण बनने तथा 1946-47 की आजादी की आंधी में जोश और उत्साह में भागीदारी निभाने का वर्णन है। एक साधारण सी लड़की जो हीन भावना का शिकार थी क्योंकि उसे कंपेयर किया जा रहा था अपनी ही बड़ी बहन के साथ, वो साधारण लड़की किस तरह एकदम असाधारण बनी, इसकी पूरी जर्नी इसमें हमको दिखाई गई है। और साथ ही 1946 और 47 के बीच जो हिंदुस्तान में घट रही आजाद स्वतंत्रता संग्राम की जो बहुत ही विकट परिस्थितियां थी उनको, और स्वतंत्रता संग्राम में जितनी सक्रिय भागीदारी थी उनकी, उन सभी को इस पाठ में निकालकर हमारे सामने मनु भंडारी जी ने रखा है। तो ये हो गया प्रतिपाद, हमने बहुत ही शॉर्ट में इसको आपको बता दिया। तो जब भी प्रतिपाद किसी कहानी या कविता का पूछा जाए, हमेशा उसको शॉर्ट में करके लिखना है। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, साथ ही हमने क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझाए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो जब भी कोई टेस्ट या रिवीजन हो आपका, तो इसे आप रिवाइज करके जरूर जाइए और अपने टेस्ट एग्जाम बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। तो ये जो 1 शॉट रिवीजन है ना हमारे, ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए 1 शॉट रिवीजन आ रहे हैं। तो अब इन 1 शॉट को हम देखेंगे कैसे। उसके लिए आपको सिंपल क्रोम पे जाना है, मैग्नेट ब्रेन टाइप करेंगे, आप ऐप के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जैसे ही आएंगे मैग्नेट ब्रेन पे, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर नीचे की साइड में CBSE इंग्लिश मीडियम लिखा होगा। जैसे आप इसे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 शॉट रिवीजन। आप इस 1 शॉट रिवीजन को जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें 1 शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप देख रहे हो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो अब आपको अपनी क्लास देखनी है। आपकी क्लास क्या है? 10th। यहाँ पे वॉच नाउ लिखा है ना, बस आपको ये वॉच नाउ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 10th के 1 शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखेंगे आप इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए सभी कुछ दिया है। तो आप कोई भी वीडियो दे सकते हैं। मान लीजिए आप सपोज आपको हिंदी में ही देखना है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हिंदी फुल चैप्टर 1 शॉट रिवीजन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, बुक वाइज आपकी बुक्स है ना कई सारी, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। फिर बुक के बाद ही आपका क्या हो जाएगा, उसमें आगे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो भी बुक पढ़नी है, जो भी चैप्टर देखने हैं, उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ अपना ये वीडियो देखना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा।
रिवीजन जैसे ही कंप्लीट आपका हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टेस्ट या एग्जाम हो आप इसे फटाफट दे सकते हैं। हमारा चैनल बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो, इसीलिए हमारे चैनल पे आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए हम आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही यहाँ जितना भी कंटेंट है ये टोटली अरेंज्ड है, यानी कि आप देखेंगे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।